हर वो इंसान जिसके पास आधा भी दिमाग है जानता है कि पश्चिम में जो कुछ भी हो रहा है वो सभ्यता की आत्महत्या से कम नहीं है। गैडसेट के पास इसके लिए एक शब्द भी है, वो इसे आत्मघाती सहानुभूति कहते हैं। अब मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि गैडसेट इन लोगों के साथ बहुत उदारता दिखा रहे हैं। कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि सहानुभूति आमतौर पर अच्छे इरादों को दर्शाती है जिनसे अनचाहे नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद तब आपकी आंखें खुलती है और आप कहते हैं, जरा ठहरिए, जो कुछ भी हम कर रहे थे वो असल में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमें ऐसे स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं इसे कुछ और कहता हूं, मुझे लगता है कि ये आत्महत्या की सनक है। यह एक अधिक उपयुक्त शब्द है, क्योंकि आत्महत्या की सनक यह दर्शाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक ऐसे विचार के प्रति खतरनाक आकर्षण है जिसके बारे में वे जानते हैं कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है। ये सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन अच्छे बनने वाले वोक पागलों की बात नहीं है। इसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। हमारे न्यायाधीश किसी कारणवश, उनमें भी आत्महत्या की सनक है, और फिर से किसी कारणवश ये सिर्फ पश्चिमी दुनिया में ही हो रहा है। इसे देखिए, हमने इस खबर को कुछ समय पहले कवर किया था जब यह घटना हुई थी। एक जर्मन अदालत ने फैसला सुनाया है कि वो इराकी प्रवासी जिसने 16 साल की यूक्रेनी शरणार्थी इस लड़की को धक्का दिया जो युद्ध से बचकर आई थी और सोचती थी कि जर्मनी में वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि पश्चिम अब न सुरक्षित रहा है, न ऐसा समाज जहां लोग कानून मानते हों और एक दूसरे पर भरोसा करते हों। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिम ने लाखों, और मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, लाखों विरोधी, लड़ने की उम्र के आक्रामक, शत्रुतापूर्ण पुरुषों को आयात किया है जिनका पश्चिमी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इन लोगों से कुछ भी समान नहीं है। वे महिलाओं को अलग नजरिए से देखते हैं, वे धर्म को अलग नजरिए से देखते हैं, वे समाज को आम पश्चिमी लोगों से बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन किसी कारणवश सत्ता में बैठे लोग, हमारा राजनीतिक वर्ग, हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां, हमारे न्यायाधीश, हमारी एनजीओ, इन सभी को इन लोगों के लिए हर तरह की रियायत देने का अजीब सा शौक है। तो वह इराकी प्रवासी जिसने 16 साल की यूक्रेनी शरणार्थी को मालगाड़ी के सामने धक्का दे दिया, सुनिए, उसे जेल की सजा नहीं होगी। लियाना के अपने परिवार के साथ 2022 में मारियुपोल से भाग गई थी और 11 अगस्त 2025 को जर्मनी में रह रही थी। करीब एक साल पहले ये बेचारी लड़की अपने दादा से फोन पर बात करते हुए घर लौटते समय उसकी मौत हो गई थी। उसे फ्रेडोलिन स्टेशन पर पटरी पर धक्का दे दिया गया था। ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी और वो अपनी चोटों के कारण मर गई। उसके दादा ने उसकी चीख सुनी थी। उसके बाद फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया था। बेचारे दादा मारियुपोल में जर्मनी में रह रही अपनी पोती से ज्यादा सुरक्षित थे। सोचिए जरा, सोचिए अपने वंशज को फोन पर मरते हुए सुनना कैसा होगा। पुलिस ने शुरू में इस मौत को एक संभावित दुर्घटना या आत्महत्या के रूप में देखा। देखिए जरा, बाद में उसकी कंधे से मिले डीएनए सबूतों से पता चला कि उसे पीछे से एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने धक्का दिया था। मोहम्मद ए, एक इराकी नागरिक जिसकी शरण का आवेदन खारिज कर दी गई थी और जिस पर निर्वासन का आदेश लागू था, लेकिन उसे कभी भी अमल में नहीं लाया गया। तो दोस्तों, ये तो और भी बुरा है। तो जाहिर है, हमें पता है कि यूरोप में 6 से 7 मिलियन के बीच अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यूके में करीब 2 से 3 लाख के आसपास हैं। और मैं समझता हूं कि यही वजह है कि यूके सरकार उन्हें होटलों में रखती है, क्योंकि वे उन्हें नाराज या उकसाना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आता कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। उन सबको पकड़ लो, उन्हें एक नाव में डालो और उनके महाद्वीप ले जाकर वहीं छोड़ दो, या मुख्य भूमि से दूर किसी द्वीप पर एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बना दो। मुझे यकीन है कि यूके के पास बहुत सारे निर्जन द्वीप हैं, उन्हें वहीं रख दो। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता, उनके पास कुछ अजीब तरह से बनाए गए वैचारिक दृष्टिकोण हैं जो आपके समाज में निर्दोष लोगों को बचाने के खिलाफ हैं, जैसे लियाना के। तो स्पष्ट सबूत होने के बावजूद कि उसने जानबूझकर उसे ट्रेन के रास्ते में धक्का दिया, गॉटिंगन अदालत ने उसे आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि जाहिर है उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया था। जेल की बजाय उसे करदाताओं के खर्चे पर अनिश्चितकालीन मानसिक अस्पताल में रखने का आदेश दिया गया है। हमले से पहले अधिकारियों के पास उसे देश से बाहर निकालने के कई मौके थे। इन मौकों का फायदा नहीं उठाया गया। लियाना अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वह इन अवैध प्रवासियों की अकेली शिकार नहीं है। मैं आपको अगली कहानी दिखाता हूँ
यह कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। जिस आदमी को आप देख रहे हैं, ये जोकर, ये हमारे गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क है। एक अफ्रीकी प्रवासी ने एक लड़के 3 साल के लड़के का यौन शोषण किया। उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति दी गई है, क्योंकि अगर उसे जाम्बिया भेजा गया तो उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता जाम्बिया की जनसंख्या कितनी है, शायद करोड़ों लोग होंगे। मुझे यकीन है कि वे सभी अपने देश में किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो फिर हम उन सभी को ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ले आते? ये कैसी बेवकूफ़ी भरी सोच है। एक ट्रिब्यूनल ने इमिग्रेशन मिनिस्टर टोनी बर्क द्वारा बरकरार रखे गए निर्देश का इस्तेमाल करते हुए उसका वीज़ा बहाल कर दिया। ये जोकर, मैं इन लोगों का अंत देखने का इंतजार नहीं कर सकता। हमें अभी भी कुछ और सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो यूके चलते हैं। इस आदमी को देखो। अल्बानियाई ड्रग डीलर स्ट्रैपिसुम कोका को ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सजा काटने के बाद भी डिपोर्टेशन ऑर्डर से बख्श दिया गया, क्योंकि उसकी बेटी ने बिस्तर गीला कर दिया था। उसने अपील कोर्ट से कहा कि उसकी बेटी को थेरेप्यूटिक इलाज की जरूरत है, जो सिर्फ यूके में ही उपलब्ध है। अरे तो कृपया मुझे वापस मत भेजो। कोर्ट के बाहर सब हंस रहे होंगे, अपने वकीलों के साथ खिलखिला रहे होंगे, जैसे सच में क्या ये काम करेगा? हाँ, देखो मैं इसे कैसे घुमा देता हूँ। चलो फिर से ऑस्ट्रेलिया लौटते हैं। ये आदमी सलाह अल मुहम्मा, उसने तुवुम्बा की एक स्कूल गर्ल का शोषण किया और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। वो कोर्ट से छूटकर बाहर चला गया। अल हुमैद 29 साल का इराकी शरणार्थी, उसने 14 साल की लड़की को वेब देकर फुसलाया और जमानत पर रहते हुए एक व्यू पॉइंट पर उसका शोषण किया। बलात्कार का आरोप हटा दिया गया और जज, ये एक महिला है, डेबोरा रिचर्ड्स, ये वाली महिला नहीं। मुझे लगता है ये कोई और महिला है। मुझे लगता है कि इस महिला ने इस फैसले को चुनौती दी है। वह एक अभियोजक है। बलात्कार का आरोप हटा दिया गया और जज डेबोरा रिचर्ड्स ने उसके निर्वासन के खतरे को देखते हुए उसकी पूरी सजा निलंबित कर दी। तो ऑस्ट्रेलियाई जजों को लेबर सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि अगर आप किसी को 12 महीने से ज्यादा की सजा सुनाते हैं तो हमें उन्हें निर्वासित करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप उन्हें 12 महीने से कम की सजा दे सकते हैं तो वह ज्यादा मानवीय होगा। जैसा कि मैंने कहा, एक आत्महत्या की सनक, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वे खुद आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। वे हमारे समाज, हमारी सभ्यता को मार रहे हैं जिसमें हम सभी रहते हैं। हमारी बेटियां हैं जिन्हें छेड़ा या हमला किया जा रहा है। हमारे लड़के, हमारे बच्चे, हमारे पुरुष हैं जिन्हें इन लोगों द्वारा चाकू मारा जा रहा है। ये जज, ये राजनेता, ये अपनी हाथी दांत की मीनारों में रहते हैं। वे सुरक्षित हैं। मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। अमेरिका तो पूरी तरह से हद से बाहर है। इसे देखो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। तुम एक हरामी दरिंदा हो। तुम एक हरामी दरिंदा हो। हरामी दरिंदा। उस सूडानी प्रवासी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उस पर स्कॉटलैंड में एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप है। क्या आपको लगता है कि जज उसे मुकदमे तक जेल में रखता? लेकिन नहीं, ये आत्मघाती सहानुभूति नहीं है। माफ कीजिए, ये आत्मघाती सहानुभूति नहीं है। ये एक आत्मघाती सनक है। मेरे लिए हमेशा यह यकीन करना मुश्किल रहा है कि यह सब आपके साथी इंसानों के लिए करुणा के नाम पर किया जा रहा है, क्योंकि मैंने 2015 में भी ऐसा ही सोचा था जब मैंने एक सीरियाई लड़के की लाश किनारे पर पड़ी देखी थी। मैंने भी वैसा ही महसूस किया। मैं सोच रहा था शायद हम कुछ कर सकते हैं। यह बहुत कुछ है बांटने के लिए। शायद हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास हो गया। मेरा नजरिया बहुत जल्दी बदल गया। मुझे लगता है 2018 या 2019 तक मैं पूरी तरह से मान चुका था कि यह टिकाऊ मॉडल नहीं है। दूसरों के लिए सहानुभूति या करुणा दिखाना अपनी खुद की जिंदगी और अपनी सभ्यता को खतरे में डालकर नहीं होना चाहिए। और ये लोग असल में ये बात समझते हैं, क्योंकि ये जो सारे शरणार्थियों का स्वागत करने वाले लोग हैं, वो खुद अपने घरों में शरणार्थियों को नहीं रखना चाहते। मैं उस सूची में नहीं हूँ जिसमें लिखा है कि आप शरणार्थियों को अपने घर में रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं हूँ। एकमात्र समस्या ये है कि मैं किराए पर रहता हूँ। तुम किराए पे रहते हो? शायद ये एक समस्या हो सकती है। हाँ, क्योंकि उनके पास उन्होंने 4 बेडरूम वाले घर में 9 बेडरूम बना दिए हैं। तो चूंकि हम वास्तव में एक शरणार्थी को अपनाते हैं और उन्हें अपने घर में ले आते हैं। खैर, अगर मेरे पास होता मैं अगर करती, आपके पास लेकिन कोई हाँ, जगह वो कोई होती, अच्छी सही जगह है। नहीं होती। उन्हें लाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ हाँ। थोड़ी भीड़ होती है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, उस अगर मेरे प्यार पास के जगह लिए होती आपका तो ये बहुत अलग होता। धन्यवाद। हाँ, अपने हाँ। घर में एक को रखना। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। किसी और का काम है। नहीं, माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। आप एक मेरे नहीं पास ले नहीं, मेरे सकते। पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है। जगह नहीं है। हमारे पास एक शरणार्थी शिविर होगा। क्या यूनाइटेड किंगडम के पास जगह है रश? हाँ। कोई समस्या नहीं। हाँ, तुम तुम्हारे सूची पास बनाने है। जा रहे हो, मुझे नहीं पता। हाँ वही, मुझे वो चीज दो। रुको, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ?
अब क्या आप अपने घर में एक शरणार्थी को रखने के लिए तैयार होंगे? हाँ, अगर मेरे पास जगह होती। अगर आपके पास जगह होती। ये मजेदार है, एक शरणार्थी को अपनाना। नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद। आप किस तरह के शरणार्थी की बात कर रहे हैं? माफ कीजिए, क्या आप अपने घर में किसी शरणार्थी को अपनाने के लिए तैयार होंगे? नहीं। नहीं। क्या आप अपने घर में किसी शरणार्थी को आप कहाँ अपनाएंगे? हैं? नहीं, धन्यवाद। नहीं, नॉट द रिफ्यूजी। मैं तैयार होता, हाँ, अगर मेरे पास जगह होती। अगर आपके पास जगह होती। शरणार्थी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो कल या परसों और 230 अवैध प्रवासी आए, जिनमें से 99% पुरुष थे, लड़ने की उम्र के, ऐसे पुरुष जो पश्चिम से नफरत करते हैं। वे फिर से एक बड़ी डोंगी में आ गए। एक भी महिला नजर नहीं आई और यूके सरकार वही पुराना बहाना, ये लोग युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे हैं, हम इन गिरोहों को कुचल देंगे। वो कैसे चल रहा है? आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे चल रहा है? इसे देखिए। 2018 में सिर्फ 300 लोग छोटी नावों से यूके आए थे। 2019 में 1843, क्योंकि यूके सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिया। उन्होंने सोचा ये अच्छा बिजनेस है, चलो और लोगों को लाते हैं। वो संख्या बढ़कर 8,466 हो गई। 2021 में कोविड के दौरान भी लोग आ रहे हैं। 2021 में 28,000, 2022 में 45,000, 2023 में 29,000। जो ऋषि सुनक की सरकार का आखिरी साल था, तो संख्या थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन फिर 2024 में कीर स्टारमर आ गए, संख्या बढ़कर 36,000 हो गई और 2025 में ये अब तक की सबसे ऊंची में से एक थी। 41,000 लोग। उनके पास कोई जवाब नहीं है। लोकतंत्रों में हमारे नेताओं को हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उन्हें लोगों की इच्छाओं को लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वे किसी और के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, या फिर उन्हें कोई सनक है, एक या दूसरा।